अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सिकंदर बिलाखिर गिरफ्तार हो गया। सिकंदर जिसको शायद मैं और आप कल तक जानते भी नहीं थे, लेकिन कल शाम से उसने हमारी टीवी स्क्रीन पर यूं लगता था कि जैसे कब्जा कर रखा है। सारे टीवी चैनल्स उसी पर मरकूज थे, तमाम लोग अपने सब काम छोड़कर यूं लग रहा था कि जैसे हॉस्टेज बने हुए हैं, टीवी स्क्रीनों पर जमे हुए हैं और देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे एक शख्स रेड जोन में मौजूद है और किस तरह से पुलिस एहलकारों की इतनी बड़ी तादाद उस पर काबू पाने में नाकाम है। कमांडोज वहां पर मौजूद हैं, रेंजर्स का भी एक दस्ता तलब किया गया था और इसके साथ साथ ये भी इत्तला थी कि बख्तरबंद गाड़ी या फिर वाटर कैनन भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका था। वजह ये बताई जा रही थी कि उसके साथ मासूम बच्चे मौजूद हैं और उसकी बीवी भी है, उनको नुकसान न पहुंचे इसके लिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस सारी सूरत हाल से बहुत से सवाल पैदा हो गए कि आखिर ये शख्स कौन था, ये जुनूनी था, कोई दहशतगर्द था, इसका मकसद क्या था, ये क्यों यहाँ पर आया और क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुआ। इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो सैलाब की सूरत हाल है उसके हवाले से भी थोड़ा सा जायज़ा मज़ीद लेंगे, जैसा कि हम इसको मुसलसल कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये अफसोसनाक सूरत हाल मज़ीद बढ़ती चली जा रही है और परेशानी में इजाफा इसलिए भी हो रहा है कि बारिश भी नहीं रुक रही है, मुसलसल बारिशों का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से भी बात होगी और उसके साथ साथ जो दीगर स्टोरीज होंगी हमारे पार्टिसिपेंट्स की उस पर भी बात करेंगे। रऊफ क्लासा साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं और आज तो हम उनसे लाजमी तौर पर ये भी जानेंगे क्योंकि ये खुद भी स्पॉट पर वहाँ पर मौजूद रहे कल रात जो सारा वाक़या हुआ, तो इनसे आंखों देखा हाल भी जानेंगे। और सईद काजी साहब लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, मैं पहले चाहूँगी कि आप बताएं आपके पास आज क्या स्टोरीज है। समीना, आज एक तो एक ट्रैश हमने देनी है IMF को 145 बिलियन डॉलर्स की, और इसके साथ खबर ये है कि हमने ADB से जो पैसे मांगे थे वो डिलेड हैं, वो नहीं आए, तो इससे बड़ा प्रेशर आएगा हमारी जो हमारी एक रूपी पे प्रेशर आ रहा है, रूपी जो मुसलसल गिर रहा है, और दूसरा जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी डिविंडल कर रहे हैं, इसके हमारी मैशत पे क्या असरात होंगे। और फिर एक और दिलचस्प खबर मैं देख रहा था आज कि मैंने एक कॉलम देखा कुलदीप नैयर साहब का, फिर एक हमारे और पुराने कुलीग जावेद चौधरी का, तो उन कुछ फिगर्स मैंने देखे उसमें से, वो फिगर्स उसमें वो है बदउनवानी के बाबत, आलमी बदउनवानी के बाबत। उन फिगर्स के हवाले से शायद हमें कोई आईना अपने मुल्क के ज़िमन में भी नज़र आ जाए, तो इन दो अहम और दूसरी वाली इंतहाई दिलचस्प स्टोरी पे बात करेंगे। सही है। क्लासा साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके पास ज़ाहिर है एक तो ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कल आपने खुद अपनी आंखों से ये सारी फिल्म में होते देखी, लेकिन इसके अलावा कौन सी आम स्टोरीज हैं? असमीना, कल हमने यहाँ पे एक स्टोरी ब्रेक की थी, एक्सक्लूसिव स्टोरी थी हमारे पास के कौमी असम्बली में जो 34 कैमा कमेटी हैं उनके मेम्बरान की जो फहरिस्त थी वो ये कौमी असम्बली में कल पेश होनी थी। हमने ये ब्रेक भी की थी स्टोरी, और उस पर कुछ एतराज़ात थे जो हमने पहले से बैठ के बताए थे कि इस रिपोर्ट पे कौन कौन से एतराज़ात आ सकते हैं, नामों पे आ सकते हैं, कमेटीज़ की फॉर्मेशन पे आ सकते हैं, उस पर जो पार्टीज हैं उनको एतराज़ात हो सकते हैं, किस किस का क्या गेम है, क्या खेल खेला जा रहा है। तो कल जो ही वहाँ पर इजलास शुरू हुआ है तो उस पर ख़ासा शोर शराबा हुआ है, उस पर न एतराज़ात सामने हैं, और कल कौमी असम्बली ने उन एतराज़ात की रोशनी में उस लिस्ट को अप्रूव करने से उनसे इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ ने, जमात इस्लामी ने और दूसरी पार्टीज ने इस पर क्या एतराज़ात किए हैं कल कौमी असम्बली में जिसकी वजह से मंजूरी नहीं हो सकी, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इससे रिलेटेड स्टोरी वो खैर हम इसके साथ करेंगे जो कल वाक़या हुआ है कि एक ये कल ऑफिशियल ये रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है कि पंजाब में कितने हज़ार मुकदमात दर्ज हुए हैं गैर कानूनी असले पे, कौन कौन लोग हैं, कितनी कलाशनकोफ बरामद हुई हैं, इसमें कितना आपके पास वेपन्स रिकवर हुआ है, इस्लामाबाद में कितना था, KPK में क्या है, बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है आपके गैर कानूनी असले की, और किस तरह का यहाँ मैसिव हर एक घर में असला पहुँच चुका है, वो भी आपके साथ डिटेल्स और फिगर्स हम शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में किस बुरे तरीके से जो वेपन्स हैं, असला है, हर घर में पहुँच चुका है। ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है कि पहले जो हमारी आज की सबसे अहम खबर है उसके हवाले से बात करते हैं। कल जो वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, नाज़रीन, कोई फिल्म दिखाई दे रही थी और उसके बाद बहरहाल उसका ड्रॉप सीन हो गया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़मरुद खान ने इंतहाई बहादुराना तरीके से उस शख्स को काबू करने की कोशिश की और उसके बाद फिर उन्होंने बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस का काम आसान कर दिया और उन्होंने फिर उस पर अटैक किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अगरचे वो ज़ख्मी हालत में है, हालत भी उसकी अभी तशवीशनाक बताई जा रही है, लेकिन बहरहाल इस ड्रामे का ड्रॉप सीन ज़रूर हो गया। काजी साहब, आपने कल ये जो सब कुछ देखा, आपके नजदीक ये शख्स वाकई कोई इतना वो जिहादी था कि वो एकदम निकल आया जी मैं इस्लाम नाफिज बातें दोहराई हैं, ये तकरीबन शाम से कल से लगी हैं और इसमें कोई नई बात नहीं, सिर्फ एक बात मिसिंग है जो मैं रात को भी कह रहा था।
بات یہ ہے کہ کیا میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا اور ایک فکرہ جو شاید ان نوٹس چلا گیا، وہ 5 راتوں سے نہیں سویا۔ پاگل پن کی جو پہلی نشانی ہے، اگر آپ کسی سے بات کریں کسی ماہر سے، تو وہ آپ کی جو بے خوابی سے شروع ہوتی ہے، پھر آپ اس کو نئے واہ میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیسیکلی ایک بیمار آدمی تھا، اور جو ڈاکٹر رضوان صاحب نے اس کو کیا کنفرنٹ، ہم اور بھی بہت باتیں نکالتے ہیں، وہ کوئی جادی بھی اس کے کوئی واقف ہوں گے، ہی واز بریکنگ ڈاؤن، ہی واز ناٹ اے نارمل پرسن، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پاگل آدمی کی تعریف کرتے ہیں تو جو بنیادی تعریف ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اے مین ہو لوزز ٹچ ود ریئلٹی، جو انسان حقیقت سے اپنا رشتہ کھو دیتا ہے، جب ٹوٹ جاتا ہے، اسے ہم پاگل کہتے ہیں۔ وہ ہمیں بظاہر نارمل نظر ہے، وہ ہے انسان، باتیں بھی انسانوں کی طرح کر رہا ہے، مگر یہ ماہرین بتا سکتے ہیں اگر ہم کسی کو لے سکیں کہ وہ بیسیکلی ایک بیمار آدمی تھا۔ وہ ایک یہ بیمار آدمی کہہ سکتے ہیں جی آپ الیکشن کرائیں، میں ایک کلاشنکوف لے کے اسلام آباد آ گئی ہوں، آپ الیکشن کروا لیں، اچھا، یا اس کی جو بیوی ہے اس کے جو مطالبات ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان نیچرل تھے، ریئلسٹک نہیں تھے بالکل بھی۔ ریئلٹی سے کیا تعلق کسی کا؟ میں اگر توپ لے کے بھی چلا جاؤں اپنا کسی جگہ پہ کہ جی یہ یہاں پہ الیکشن کروا دے تو الیکشن ہو جائیں گے، تو اب کیا ہوا اس میں 2-3 باتیں لوگوں نے کہا جی ہمیں نہیں دکھانا چاہیے، کیوں نہیں دکھانا چاہیے ہمارا کام کیا ہے لوگوں کو دکھانا، ایک بات۔ دوسری بات، پولیس اور ناکام ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں پولیس کا بڑا اچھا رول تھا، انہوں نے ان بچوں کی زندگی کا خیال، ایک تو وہ ٹرینڈ نہیں ہے، پولیس والوں کی حالت دیکھیں آپ، ان کے پیسے آپ ان کو کتنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ میں لوور کیڈرز کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح ایکسپوزڈ ہوتے ہیں، اور پھر ڈاکٹر رضوان چلے گئے، ان کے سامنے وہ ان کو تان بھی رہا تھا، اور اس کے بعد زبرد خان صاحب کا بھی ایک رائٹ ڈیڈ ہم نے دیکھا، اور اس پہ خدا کا شکر ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، مگر یہ کیا ہے، ایک یہ انوائرمنٹ جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے، دھماکے، یہ جادی آؤٹ فٹس، اس کے بعد دہشت گردی، اور ایک انڈیویجول جو اس پہ ایک معاشی پریشر آ رہے ہیں، اوپر سے میڈیا، ہم، دھماکے، اور ایک جنونی آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے، اور پہنچ کے یہ سارا ڈرامہ۔ چلیے کلاسر صاحب بھی وہاں پہنچ گئے تھے، ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا اس کو کس پرسپیکٹیو میں دیکھا ہے۔ کلاسر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شخص اتنا تگنی کا ناچ جس نے نچائے رکھا، سارے میڈیا چینلز، پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی، وہ کیا شخص پاگل تھا، نارمل نہیں تھا؟ یہ تو جیسے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کی جو ریزنز ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں، بعض لوگ نا خبط عظمت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی مجھے اسی طرح کا کوئی بندہ لگا جو خبط عظمت کا شکار ہے کہ شریعت نافذ کرو اور اس ملک سے کرپٹ حکمرانوں کو خاتمہ کرو، اور جو اس نے مطالبات پیش کیے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید ون مین ایک شو ہے، اور آف کورس حالانکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ اٹینشن ڈرائیو کرنا چاہ رہا تھا، کہ میڈیا پہ آ کے ہیرو بننا چاہ رہا تھا، لیکن اگر آپ نے انیشل اس کے فوٹیج اور جسچر دیکھیں، وہ اور اس کی بیوی بڑے شدید ناراض ہو رہے تھے کہ ہمارے فوٹو کیوں لیے جا رہے ہیں، اور ہمیں لائیو کیوں دکھایا جا رہا ہے کیمروں پہ، اس لیے لہٰذا یہ کہنا کہ شاید وہ اٹینشن گریب کرنے کے لیے آیا تھا، میرا خیال یہ ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ سٹارٹ میں وہ خاصا اس پہ رزسٹ بھی کر رہا تھا، اور خاصا اس پہ وہ بھی تھا، ناراض بھی تھا، اور اس نے میڈیا کے لوگوں کو یہ کہا بھی ہے کہ آپ لوگ دور چلے جائیں، مت میرے فوٹیج لیں۔ اس طریقے سے آیا تھا کلاسر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچانک سے ایسی سچویشن ڈیولپ ہوگی کہ اس نے کہا چلو لگے ہاتھ؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کا پلانڈ قسم کا کوئی نہیں تھا، جو مجھے میری آبزرویشن ہے، جو میرا پوائنٹ آف ویو غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ اچانک کی ساری چیزیں ہوئی، اور اس کا دماغ جیسے قاضی صاحب کہہ رہے تھے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سلیپنگ ڈس آرڈر تھا، جو لگ رہا تھا اس کے چہرے سے بھی لگ رہا تھا، اس کی ایگزائٹی، اس کی گفتگو، اور اس کا یہ کہنا کہ 5 دنوں سے میں سویا نہیں ہوں، یہ تمام چیزیں میرا خیال انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ مینٹلی طور پر وہ سٹیبل آدمی نہیں تھا۔ اس کی گفتگو سن لیں، اس کی باتیں سن لیں، میرا خیال ہے کوئی بھی سین جو ایلیمنٹ ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا جو اس نے کی ہے، اور پرٹیکولر جو بچوں کی اپنی اس نے جان خطرے میں ڈالی ہے وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کے اس ایکٹ سے اس کو بچوں کو کیا نقصان ہو جو ہاں سکتا ہے، یہ بہت میرا خیال ہے ایک اچھا کلاسر صاحب، ایک اور بات آپ نے نوٹ کی ہے کبھی نہیں کرے گا کہ کل دنیا ٹی وی نے تو براہ راست اس کے یعنی ان کو ہم نے دکھایا، اس کو انکوہیرنٹ تھا، کوئی ہمیں کوئی ایسی کوئی اس کے پیچھے فلاسفی ہمیں بڑی نظر نہیں آئی، کوئی بڑا ہمیں ہارڈن نظر نہیں آیا، ایک ناراض انسان، الجھا ہوا انسان جو تھا وہ بات کر رہا تھا، اور وہ کوئی اتنا آرٹیکولیٹ بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا نیٹ ورک پورے ملک میں پھیل چکا ہے، آپ کو لگتا ہے کلاسر صاحب اس کے پیچھے کوئی نیٹ ورک تھا، یا وہ کوئی تنہا آدمی تھا، اور جس طریقے سے بھی آپ نے کہا کہ بس وہ اچانک سے ایسی سچویشن ڈیولپ ہو گئی، اس نے میرا خیال ہے وہ خود جان بوجھ کے کچھ چیزیں بڑھا چڑھا کے بھی بیان کر رہا تھا جج تاکہ اس کا آپریشن نہ کیا جائے، اگر ہوتا تو ہمیں نظر آ جاتا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید جو بحث چل رہی تھی ایک اگین کنسپیریسی تھیوریز کہ یہ شاید انگیج رکھنا چاہ رہے سیکورٹی فورسز کو، میڈیا کو، حکومت کو، اسلام آباد میں شاید کسی اور جگہ بہت بڑا ایک پرابلم ہو سکتا ہے، یہ بھی خوف تھا، لیکن
اب یہ وہ تھوڑا سا بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہا تھا حکومت کو ڈرانے کے لیے, میڈیا کو ڈرانے کے لیے, آف کورس جو ہمارے جیسے ویورز گھر پہ اس وقت موجود تھے ان کو ڈرانے کے لیے. اور قاضی صاحب نے بڑی اچھی بات کی جو میں سمجھتا ہوں اسلام آباد پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, پرٹیکولرلی چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں وزیر داخلہ, میرا خیال ہے انہوں نے بڑا اپنے نروز پہ قابو رکھا ہے. اگر یہ رحمان ملک صاحب ہوتے تو مجھے خطرہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کر گزرتے. اچھا, یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے ڈفرینٹ پہلو ہیں, اس پر بات کریں گے, لیکن ہم ایک بریک پر جانا ہے اور اس کے بعد آ کر اسی حوالے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. تو کل کے واقعے پر ہم بات کر رہے ہیں, خاص طور پر جو فوکس کریں گے سیکیورٹی کے حوالے سے. قاضی صاحب, جیسا کہ کلاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد پولیس کو جو ہے کریڈٹ جاتا ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیکیورٹی لیپس نہیں تھا اور سیکیورٹی لیپس کہاں نہیں ہوتا, نیو یارک میں واقعات ہو جاتے ہیں, ادھر واقعات ہو جاتے ہیں, ہمارے یہاں تو اس لیے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سا بڑا امیر ملک ہے یا بڑے ہم ٹریننگ کے ہم نے سینٹر بنا رکھے ہیں. ایک بڑی اچھی بات کی چودھری نثار علی خان صاحب نے اس کے قتل کا ڈائریکٹ آرڈر نہیں دیا, اور حالانکہ دور سے سنائپر بیٹھ کے اس کو مار بھی سکتے تھے. اور دوسری شاید وجہ یہ بھی تھی کہ میرے خیال میں ایک کنسیڈریشن چودھری صاحب کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ زخمی ہو جائے اور زخمی حالت میں بچوں کو نقصان پہنچا دے یا اپنی بیوی کو نقصان پہنچا دے. تو پھر ایک لکیلی یہ, حالانکہ ایون ڈاکٹر رضوان واز ویری مچ ایکسپوزڈ وین ہی وینٹ, میں نے دیکھا کہ اس نے گن تانی ہوئی تھی اور نہیں جانا چاہیے تھا اس حالت میں. اس کے بعد یہ جو زمرد خان نے کیا, زمرد خان کے وہ مس ہو گیا تھا. زمرد خان کا جو حملہ تھا ان پہ, اچھا اس میں دیکھو کہ وہ آدمی کا ذہن تو بہت خراب تھا مگر جسمانی طور پہ بڑا چوکس تھا. اس نے اس خطرہ جب بھی ہوتا ہے نا تو انسان کی ساری خفتہ طاقتیں, تو وہ بالکل, اچھا اب میں جو نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ بالکل اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ دس مین از اپ ٹو سم تھنگ, یعنی جو زمرد خان صاحب آئے ہیں یہ کچھ کرنے والے ہیں میرے ساتھ. تو آپ دیکھیں کہ اس نے فوراً ایویڈ کیا, وہ پیچھے ہٹا. دیٹ واز دی مومنٹ ویئر زمرد خان لک ورکڈ. وہ نیچے گرے ہوئے تھے اور اس نے شوٹ نہیں کیا, شوٹ اس نے بعد ازاں کیا, مگر انہوں نے بڑی ویلینٹلی اس کو بچے کو اٹھایا, بیوی بھی بھاگی وہاں سے اور نکلے, اور یہ ڈراپ سین ہو گیا. اور اس کو اگر وقت پہ تب سنائپر اگر ہٹ نہ کرتے, اس وقت سنائپر ہٹ نہ کرتے تو پھر اور لاس ہو جانا. اچھا کلاسر صاحب, آپ نے تو یہ سارے مناظر جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے, آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ جو سیکیورٹی فورسز کا ریاکشن تھا وہ بالکل صحیح ٹائم پہ انہوں نے کیا, جب جیسے ہی زمرد خان صاحب نے انہیں تھوڑا پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ پھر ان کی اس پہ نہیں قابو میں آیا اور وہ ایک دم سے سائڈ پر ہو گیا, اس کے بعد پھر سیکیورٹی فورسز بھی فوراً ایکشن میں آئیں. آپ سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک چیز تو ہے کہ اسٹریٹجی ان کی اسلام آباد پولیس کی ٹھیک تھی, اور جیسے ہم سب بات کر رہے ہیں چودھری نثار علی خان نے ایک درست فیصلہ کیا, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ بچے ساتھ مارے جاتے تو میرا خیال ہے ایک اور لال مسجد کھڑی ہو جاتی ہمارے لیے. ایکشن لینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمارا میڈیا انہی پر تنقید کر رہا ہوتا کہ دیکھیں ملبہ ڈال دیتا, انہی پہ ملبہ ڈال دیتا. گولیاں مار کے مارنی کتنی دیر لگتی تھی, اب راکٹ لانچر سے پوری کی پوری گاڑی اڑا سکتے تھے, آپ یا فائرنگ کر کے اس کو بم کر سکتے تھے, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مارنا تو کوئی آپشن نہیں تھا, ایک سیکنڈ لگنا تھا. اور میں اپنے میڈیا کے دوستوں کو میں جو کل چیز ہم نے بھی نوٹ کی ہے کہ زیادہ پرووکیٹو سٹائل تھا ہمارا کہ ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا, یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے, کیا ہنگامہ ہو رہا ہے. دنیا بھر میں چیزیں ہو جاتی ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں پہلی, اور یہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں اس طرح کا پہلی دفعہ واقعہ. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کل میں نے کچھ چینلز پہ دیکھا کہ میڈیا کیا کر رہا ہے, کیوں دیکھا. ہم فوری طور پہ نا ہر چیز کے ماہر بن جاتے ہیں. دیکھیں صاف ہی کوئی ایکسپرٹ تو ہوتا نہیں ہے, ہم تھوڑا وہی لٹل نالج از آلویز ڈینجرس. ہم کبھی مصلح بن جاتے ہیں, کبھی معیشت دان بن جاتے ہیں, کبھی ماہر. میں آپ سے سوال, ایک میرا سوال مجھے کر لینا. کل یہ ہم کیوں دکھا رہے ہیں, ہمیں یہ کیا بات تھی, کیوں نہ دکھائیں, ہمارا کام کیا ہے, ہم سماج کا آئینہ ہیں. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میرا خیال ہے وہ یہ بحث اس طرح کی ان کی جینون نہیں ہے. نہیں دکھائیں گے تو کہیں گے کور اپ کر رہے ہیں, حکومت کو بچانے کی کوشش کی. ہمارا کام ہے دکھانا
फैक्ट्स को सामने लाना। जहाँ पे मेरा ख्याल सोशल मीडिया को या लोगों को एतराज़ हो सकता है, जब ये मीडिया उसमें पोजीशन ले लेता है कि अब आपने एक्शन क्यों नहीं किया, अब आपने इन पे गोली क्यों नहीं चली, अब आप इसको प्रोलांग क्यों कर रहे हैं। ये मीडिया का काम नहीं है कि वो गाइड करे उसको हुकूमतों को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को। मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ और मैं बताना शुरू कर दूँ, मैं जी 5 घंटे से खड़ा हूँ, ये देखें जिसने ड्रामा किया हुआ है, और अब तक देखें इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया, गोली नहीं चलाई। उनकी कंसिडरेशन डिफरेंट होते। मीडिया को फैक्ट्स रिपोर्ट करने चाहिए। इस तरह के मौकों पे ओपिनियन देने के लिए ये शोज हैं जैसे हम बैठे हुए हैं, और बहुत सारे टॉक शोज हैं, आज शाम को बैठ के बात करें लैप्सेस क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं, और वो कहते हैं इट्स वेरी इजी टू बी वाइजर आफ्टर द इवेंट। वाकया हो गया, अब हम जो चाहे समझदारी के मुजाहरे कर सकते हैं। आपको ये नहीं लगता मौके पे खड़े होते हैं, आपको ये नहीं लगता जिन्हें हम छाता बरदार कहते हैं कि जब बंदे को इदारिये का और खबर का डिफरेंस पता ना हो, व्हेन यू आर कवरिंग एन इवेंट, जिस तरह अखबार है, अखबार में आप जब हेडलाइन लगा रहे हैं या खबर लगा रहे हैं तो वहां ओपिनियन नहीं दे रहे। ओपिनियन आप देते हैं जाके मैगजीन में, या इसी तरह जब आप टीवी पे खबरनामा चल रहा है तो आप ओपिनियन नहीं दे रहे। तब जब आप लाइव कवरेज कर रहे हैं तो वो एक न्यूज है जिसे आप कवर कर रहे हैं, न्यूज स्टोरी है, तो उस पर हम अपनी राय दें। यानी उनका ये कहना है कि ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। इसलिए जो लोगों का एतराज है, जो लोगों का एतराज है इस तरह के मामले में, पर्टिकुलर जब आप लाइव कवरेज कर रहे हो, तो ये मेरा ख्याल है, बहुत सारे लोग इसे डिफर कर सकते हैं, और मेरा ख्याल आप और मैं सेम उस पे पेज पे हैं, उस वक्त आपको फैक्ट्स बयान करने चाहिए। उस वक्त ओपिनियन मेकर का काम नहीं करना चाहिए। आपको उस वक्त नहीं बताना चाहिए कि ये करना चाहिए, ये करना, ये हमारा काम भी नहीं, हम ट्रेंड भी नहीं है। अगली बात, मतलब मैं तो ट्रेंड नहीं हूं कि आपने इस तरह हॉस्टेज सिचुएशन में कैसे ये बच्चों को बचाना है, औरत को बचाना है, आपने दूसरे लोगों को जानू बचाने है। इवन जिन्होंने एक्शन करना था उनकी जानें भी कीमती थी, ये ज़हन में रखें। सिर्फ वो जो ये जानें कीमती नहीं थी जो गाड़ी के अंदर मौजूद थी, जिन्होंने एक्ट करना था, ये हम उनको तो बड़ा अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं। ज़मुरत खान पे बहादुरी को करना चाहिए। खुदा ना खास्ता, अगर खुदा ना खास्ता ज़मुरत खान साहब वो मेरी तरह के एक लेमैन है, अगर उनके इसी एक्ट की वजह से उनकी अपनी जान को कुछ हो जाता, या बच्चे मौजूद थे जिस तरह का वहां पे एक्शन हुआ, या कुछ और हो जाता, ज़मुरत खान साहब की बहादुरी ये अदरवाइज भी हो सकती थी। एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आई है, एक दिलचस्प बात मुझे याद आई, मैं आपसे शेयर कर लूं कि मैं एक अखबार बना रहा था, एक जब व्हेन आई वाज यंग, एक अखबार में तो एकदम से खबर आई कि काशा बाब अभी भी यंग है वैसे वो एकदम से खबर है कि गवर्नर पंजाब रहलत फरमा गए हैं। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैं दौड़ के गया, मेरे सीनियर होते थे सलीम भट्ट साहब, मैंने कहा गवर्नर पंजाब मर गया है। उन्होंने कहा भाई आराम करो, मैंने मारा है। तो देन ही टॉट मी कि हाउ यू कीप योर कूल व्हेन यू आर इन अ न्यूज रूम। आप अपने इमोशंस को, और हम एक्साइटेड हो जाते हैं, ओह हम सीन पार्ट ऑफ द सीन बन जाते हैं। तो देयर आई लर्न कि भाई आप बाहर जाके जज्बात भी कर लें, बाहर जाके अपने नजरियात की तरवीज भी कर लें। जब आप न्यूज रूम में हैं तो फिर आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल और जब हम इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ कर रहे हैं तो एक और पुलिस की तारीफ करना बनती है जो कल मीडिया में अननोटिस गई है, वो है हाफिजाबाद पुलिस का एक्शन। उन्होंने जितनी तेजी से कल वो सिकंदर के घर पहुंचे हैं, उन्होंने जहां पे रेड किया है, तलाशी ली है। मुझे तो बोस्टन वाला वाकया याद आ गया कि जब ये वहां पे FBI ने वहां पे बोस्टन बम्बिंग हुई, 2 वहां पे बंदे मारे गए, और विद इन 24 आवर्स उन्होंने उनके घर भी ढूंढे, उनके शनाख्ती कार्ड भी ढूंढे, उनके फोटो भी ढूंढे, उनका चेचन से उनके ओरिजिन भी ढूंढे, उनका DNA तलाश करके दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि हाफिजाबाद के जो हमारे DPO हैं, हमारा हाफिजाबाद के जो DPO है, हाफिजाबाद की पुलिस है, कि खुदा ना खासा एक बंदे ने अगर इतना बड़ा ड्रामा यहाँ पे किया हुआ है तो उसके घर में तो कोई और बहुत बड़ी चीज मौजूद तो नहीं है। ये बड़ा साइंटिफिक और मेरा ख्याल क्विक रिस्पांस अगर पाकिस्तान में पहली दफा मुझे कोई पुलिस की तरफ से देखने में आया है, वो हाफिजाबाद पुलिस का है। थोड़ी सेल्फ प्रेज कर लें कि जिस तरह रहमान अजहर ने कल हमारे जब डायरेक्ट बात कर रहे थे तो ही ट्राइड हिज बेस्ट कि वो एक नेगोशिएटर की तरह बात करें, उसे कन्विंस करें। और ये दुनिया टीवी वाहिद था आज पाकिस्तान में कि जो उसको लाइव ले रहा था। साहब अगर मुझे इजाजत दें थोड़ी सी वो करके अपने ही ऊपर या थोड़ी सी तनकीद करने के, कि दुनिया में इस तरह के जर्नलिज्म को अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि टेलीविजन चैनल जो है वो नेगोशिएटर का रोल अदा करें। उनका काम अगेन मतलब वो इंटेंशन अपनी जगह, नेक इंटेंशन अपनी जगह पे, लेकिन ये तनकीद आती है मीडिया पे। आपको याद है जब लाल मस्जिद का वाकया हुआ था तो बहुत सारे एंकर्स ने यही काम किया था, और उन्होंने यही काम किया था कि उन्होंने नेगोशिएट शुरू करना शुरू कर दिया था। तारिक अजीम साहब एक लाइन पे थे, दूसरी लाइन पे अब्दुल गाजी साहब थे। नहीं नेगोशिएट, कोई नेगोशिएट नहीं किया हमने। पहली बात तो ये, वो इस तरह के हमने उसे कोई ऑफर नहीं किया, लेकिन सवालात अच्छे थे। देखें हमने नेगोशिएट नहीं किया, हमारे न्यूज कास्टर ने सवालात अच्छे पूछे थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, क्लैरिफाई मुनासिबत से पूछे थे कि हमने उसे ये नहीं कहा कि आप छोड़ दो तो हम तुम्हें ये नेगोशिएशन का मतलब होता है कि यू ऑफर समथिंग। हम उसे कह रहे थे कि भाई आपके बच्चे हैं, हम उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हम दिखा रहे थे कि क्या इसे एहसास है कि ही इज एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ हिज ओन लव्ड वंस।
और उससे भी ये मालूमात ही निकलती है कि आखिर उसके माइंड में है क्या, उससे यही पता चलता है कि आखिर उसके माइंड में है क्या। लेकिन काजी साहब जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, मैं सारी समीना की बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें इस तरह की इस वक्त कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, जिसकी चौधरी निसार अली खान साहब जो अपनी नई सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से कहते हैं कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर इस्लामाबाद में एक एक्ट हुआ है तो हाफिजाबाद पुलिस ने उसका बहुत क्विक रिस्पांस दिया है। मुझे इस बात पे खुशी है कि आपका कुछ आपकी पुलिस फोर्सेस का दिमाग अब काम करना शुरू हो रहा है, उनका एक्ट आपको सामने आना शुरू हो गया, फौरी तौर पर पहुंचे हैं, उन्हें तलाशी ली कि घर में तो कोई बहुत बड़ा कोई बम, कोई तोप या कोई एक्सप्लोसिव या कोई और चीज तो मौजूद नहीं है। ये वो काम है, ये समीना वो काम है जो दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज करती होती हैं कि जो ही किसी क्रिमिनल के बारे में पता चले आप फौरी तौर पर उसके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को, उनके घर को आप जाते हैं, तलाशा करते हैं, चीजें देखते हैं कि कोई आपको क्लू मिले। मुझे समझ में नहीं क्लास साहब कि इतने सारे लोग, क्या इंटेंशन है, क्या बैकग्राउंड है। क्लास साहब ये सब बातें ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे ये समझ नहीं आई कि इतना बड़ा हुजूम वहां पर लोगों का मौजूद रहा है, उनको बड़ी देर से वहां से हटाया गया है। ये भी एक चीज थी कि काफी देर उनको वहां पे, उनकी वजह से भी आप एक्शन नहीं कर पा रहे कि जी वो अचानक स्ट्रेट फायर ना कर दे। ये क्या था? एक कमजोरी नजर आई है इस्लामाबाद पुलिस की, और सिकंदर हयात साहब जो नए आईजी हैं, आई होप कि वो आके पुलिस फोर्स को ट्रेन करेंगे। दो तीन चीज़ों की हमें चीज़ें या लैप्सेस नजर आए इस्लामाबाद पुलिस के, लेकिन अगेन उनको बेनिफिट ऑफ डाउट हम इसलिए दे देते हैं कि इस्लामाबाद में इस तरह के कभी वाकयात नहीं हुए। एक उन पर यह तनकीद आ रही थी कि इन्होंने तलाशी क्यों नहीं ली। इस्लामाबाद पुलिस की एक अच्छी चीज़ है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो समझते हैं, अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, वो रोकते भी नहीं है, तलाशी भी नहीं लेते। एक अनअनाउंस्ड किस्म का एक रिस्पेक्ट है, कटसी है जो एक्सटेंड की जाती है, इसलिए इनका वहां पे असला लेके जाना बच्चों के साथ ये कोई इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच मैं नहीं समझता कि नंबर एक, क्योंकि इस्लामाबाद में ये नॉर्मल चीज है। ये एक पहलू रह जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के साथ नहीं करते, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे हमें ये बावर करवाया जाता है और हमारी ऑफ द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन वैसे होती है कि ये कोई माइंडसेट है परमानेंट किस्म का, मगरब इसको उठा के ले आता है और फिर दवाम देने की कोशिश करता है वॉर ऑन टेरर को। भाई ये डिजीज है समाज में, जो आपके ऊपर माशी और समाजी प्रेशर्स हैं, इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं, आपके समाज में जो वायलेंस है, हम इसे कैसे एरेडिकेट कर सकते हैं। ह्यूमन माइंड की हम बात कर लेते हैं, ये ऐसे ही होता है जैसे कता या घास का, इसको अगर आप काट, बच्चे को तालीम हम क्यों देते हैं कि उसके दिमाग को हम एक, जिस तरह हम लान को मो करते हैं, फूल लगाते हैं, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें तो अजीब अजीब बूटियां निकल आएंगी। तो ये हमें ना बताएं, ये बीमारी है और ये इनफरादी बीमारी है। इसको हमारे समाज की अलामत ना बनाया जाए और इस अलामत को सियासी तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। निकाय साहब ये बहस वहाँ पे जब ये बम्बिंग हुई थी, लंदन बम्बिंग हुई थी, तो जितने टेररिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे वो लंदन के अपने ये यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए थे, सोशो इकोनॉमिक हालात भी बेहतर थे और खाते पीते थे और सारे मुसलमान थे जो हमारे सामने आए थे। और बहस शुरू हो गई थी वहाँ पे लंदन में कि हमें तो कहा जाता है गुर्बत जो है वो वैलेंस की तरफ लेके जाते हैं। ब्रिटेन में जो पढ़ रहे हैं, ब्रिटेन के सोशल सिस्टम से ये फ़ायदे उठा रहे हैं, इवन देन वो उसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। सो ये टेररिस्ट जो माइंड सेट है, इसका ज़रूरी नहीं है बाज़ दफ़ा जो तल्लुक है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन से हो, सम टाइम इस तरह चीज़ें होती हैं आपके सामने। वहाँ पे एक फर्द बीमार हो सकता है, 10,000 में से 2 बंदे बीमार हो सकते हैं, इंसान की अलामत। और ये जो राइट्स हुए थे लंदन में, अच्छा एक ब्रेक पर जाना है नाज़रीन, और इस हवाले से जो अहम पहलू तो हमने कोशिश की कि इसे डिस्कस करें। साथ ही आज जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अहम और स्टोरीज है उनके हवाले से भी बात करेंगे, सैलाब की भी कुछ जायजा लेंगे, और खास तौर पर जो क्लासेस साहब ने कल एक स्टोरी ब्रेक की थी उसका भी फॉलो अप मालूम करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी क्लासेस साहब इस हवाले से ज़रूर कमेंट करें। क्लासेस साहब, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि हुजूम अगर मुंतशिर हो जाता तो शायद स्ट्रेटजी कुछ और बेहतर हो पाती और जल्दी शायद ये एक्शन हो जाता। जो वही बात हम कह रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस को 2-3 चीज़ें सीखने की ज़रूरत है यहाँ पे। एक तो इन्हें आप कैसे अच्छे वो निगोशिएटर्स चाहिए जो हॉस्टेज सिचुएशन में जाके उस निगोशिएटर से डील कर सकें, और मेरा ख्याल उनके पास बड़ा अच्छा टाइम था डॉक्टर रिजवान के पास, उनकी बहादुरी और उनका अपनी जगह पे, लेकिन वो एंगेज नहीं कर सके ज़्यादा देर तक। ऐसे मौक़ों पर आप उनको ज़्यादा एंगेज करते हैं, जो हमें वहाँ पर डॉक्टर रिजवान साहब की तरफ से उनकी बहादुरी और नेक नीयती के बावजूद हमें वो चीज़ उनमें नज़र नहीं आई कि वो ज़्यादा देर तक एंगेज रखते और उसको कोई उस पर कैल कर सकते।
एक तो ज़रूरत है इनको ऐसे, मेरा ख्याल है ऐसे मौक़ों पे मेरे नफ्सियात लेके आएँ या कुछ ऐसे बंदे लेके आएँ जो उनके साथ मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, और दुनिया भर में ये चीज़ें एक तरह होती हैं। एक और दूसरा को लग रहा था यहाँ पे एंटरटेनमेंट शो हो रहा है, कोई बहुत बड़ा रियलिटी शो चल रहा है और लोग वहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए हैं। पुलिस को ऐसे मौक़ों पे रुथलेस होने की ज़रूरत है, जो वो नहीं है। वो अगर हमारे डर से, अगर मीडिया के डर से या लोगों के डर से या पब्लिक की वजह से कुछ नहीं करेंगे, इससे कैजुअल्टीज़ खुदा ना खास्ता जो कल वहाँ पे जब ऑपरेशन शुरू हुआ है उसके बाद जिस तरह की फायरिंग शुरू हुई है, भगदड़ मची है वहाँ पे, लोग तो भगदड़ में मारे जाते हैं। वो सीन देखने वाले थे, मीडिया ने ये शायद वो सीन नहीं दिखा सका क्योंकि फोकस जो था वो ग्राउंड पे गिरे हुए उस पे था, या ज़ुमरुद खां पे था, या उस पे एक्शन पे था। अदरवाइज जिस तरह की भगदड़ मची है, मुझे तो लगा है कि 8-10 बंदे भगदड़ में मारे जाएंगे। पुलिस को प्रोफेशनल होने की जरूरत है, इन्हें मीडिया से डरने की जरूरत नहीं। अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एक सर्टेन पॉइंट्स के बाद उनको रोक देना चाहिए कि आप नहीं जा सकते। दुनिया भर में ऐसी चीजें होती है, ठीक है, उनको आप कुछ सिक्योर उनको प्लेस दें, रिपोर्ट कर सकें, वहां से दिखा सकें, लेकिन जो आपने क्राउड वहां पे 2-4 हज़ार बंदा इकट्ठा करा, खवातीन आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, और लगता था कोई पिकनिक का समय है। एक तो शहरियों को खुद समझने की जरूरत है कि ये बड़ा गलत और डेंजरस काम है, और तीसरा मैं समझता हूँ पुलिस की नाअहली है, जहाँ पे हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनको इतना बड़ा क्राउड इतने बड़े मौके पे नहीं जमा होने देना चाहिए था। ये वो लेसन जो मेरा ख्याल इनको सीखने चाहिए। और जो नए हमारे आईजी हमारे जहाँ पे अच्छे बंदे हैं, अच्छी रेपुटेशन है सिकंदर आजाद साहब की, इनको चाहिए पुलिस को ट्रेन करें कि बाई फोर्स भी हटाना पड़े आपको। अदरवाइज मुझे तो कल खतरा लग गया था कि खुदा ना खासा वो सिकंदर की वजह से जो कुछ हो या ना हो, 8-10 दूसरी कैजुअल्टीज कल होने से बच गई। ठीक है क्लासेस साहब, थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि नाज़रीन बात हो रही थी कि सैलाब जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है, बहुत से देहात ज़ेरे आब आ रहे हैं और बारिशें भी रुक नहीं रही हैं। खासतौर पर अगर कल की बात की जाए तो सियालकोट और जो कसूर का इलाका है वहाँ पर ज़्यादा तबाही देखने में आई है। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे शम्स जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। शम्स, हेडमराला पर काफ़ी कल पानी की सतह बुलंद हो गई थी, बताया जा रहा है दरिया चराब में जो पानी छोड़ा गया भारत की जानिब से, उसकी वजह से ज़्यादा डेंजरस हो गई सिचुएशन। तो आप बताइएगा कि लोग वहाँ पर कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह से उन्हें बचाया जा रहा है? एक जो बात है ना छोड़ने वाली तरह से, ये भी मेरे ख्याल में एग्जैजरेटेड है। पानी आ रहा है वहां से तो छोड़ना क्या है उन्होंने, लेकिन ये बताएं कि ये जो कल सुन रहे थे कि शहर में भी पानी आया, उसकी क्या कैफियत थी? शम्स मेरे ख्याल में नहीं सुन पा रहे। शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं? शम्स से गालिबन हमारा राब्ता नहीं है। असलम खान से बात करने की कोशिश करते हैं, कसूर से हमारे साथ मौजूद है। असलम, आप बताइएगा, कसूर में कल हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद थे और वो कह रहे थे कि कसूर के जो आसपास के देहात हैं वहाँ से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन आगे उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आप बताइएगा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि वहाँ से जो लोग मुंतकिल हो रहे हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है और सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड? समीना, जो इंतजाम करने चाहिए थे वो तो बिल्कुल नहीं किए। मैं बताता चलूँ कि ये दरिया सतलुज जो है वो पाकिस्तान में जब दाखिल होता है तो ये इलाका है गट्टी कलंजर, यहाँ से दाखिल होता है और इसमें तकरीबन 7 से 8 देहात आ जाते हैं, जिसमें चंदा सिंह वाला है, बस्ती बांग्लादेश है, रतने वाला है, बिक्खीविंड। जो बिक्खीविंड गांव है यहाँ से यू टर्न लेता है, ये फिर इंडिया में चला जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर इंडिया में जाके ये गंडा सिंह हेडवर्क जाके जो है ये पाकिस्तान दाखिल होता है। यहाँ पर ये है कि तकरीबन हजारों के तादाद जो ज़रई इराजी है वो तकरीबन ज़ेरे आब आ चुकी है। 10 से 12 गाँव वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, और इसमें जो है ना जो रेस्क्यू की टीम है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के दूर तलवार पोस्ट है, वहां पर खैमाजन है। कोई भी जो है ना जो सैलाब में फंसे हुए आवाम को रेस्क्यू बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। लोग सड़कों पर पनाह लिए बैठे हुए हैं, चारपाई डाली हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि इंतजामिया कोई बंदा या कोई जिम्मेदार बंदा आए तो हमें यहाँ से ये जो डूब रहे हैं पानी में यहाँ से निकाल के हमें खुश्क जगह पे या महफूज मुकामात पर ले जाएं। अभी तक वहाँ पर जो है ना जो रेस्क्यू की टीम है वो उनके पास जो किश्तियाँ नहीं है, वो किश्तियों के बगैर बैठे हुए हैं। रेस्क्यू का अमला बिल्कुल तो कम है। ये इंतजाम जो है तो जो खाने पीने की चीजें वो वहाँ पर नहीं पहुँचाई जा रही, पानी के पीने के शदीद किल्लत का सामना है, देखने में आ रही है। असलम, बहुत शुक्रिया आपका, हम मनाजिर भी देखते रहते हैं और आपने भी बताया कि किस तरीके से लोग बेबस हैं और बेहाल हैं, लेकिन कोई फिलहाल पहुंचा नहीं है वहाँ पर। शम्स जावेद से अगर हमारा राब्ता हुआ है, दोबारा से कोशिश करेंगे उनसे बात कर सकें, लेकिन बहरहाल हमारा राब्ता नहीं हुआ। राब्ता होता है जी जी, जब तक राब्ता होता है, मैं जरा थोड़ी सी वो मैं क्योंकि लैया से तलोग और लैया में भी बड़ा शदीद किस्म का सैलाब है, और वहाँ पे डॉक्टर जवेद कंजाल साहब हैं, तो वो एक या खुद भी बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकली भी हैं, सोशल वाइज। कल उनका मुझे मैसेज आया था डॉक्टर जवेद कंजाल साहब का लैया से, वो कहते हैं 7 लाख ये क्यूसेक पानी जो है लैया के नशेब से गुजर रहा है। वहाँ पे भी इसी तरह की डेंजरस ये सिचुएशन डेवलप हो चुकी है जो आप सियालकोट के दूसरे इलाकों की बता रहे हैं। वो क्योंकि ये साउथ के इलाके बहुत हट जाते हैं, रिमोट हैं, मीडिया की अटेंशन वो नहीं ले सकते, लिहाजा हमारी अथॉरिटी से मेरी ये भी दरख्वास्त होगी कि लैया हमेशा से जब भी फ्लड्स आते हैं, उसका नशेब हो, लैया शहर हो या दूसरे एरियाज हैं, उनको खासी वहाँ पर थ्रेट भी रहते हैं। 7 लाख क्यूसेक वाटर
रिपोर्टर का वहाँ से गुजरना, इट्स ए ह्यूज एंड वेरी डेंजरस। वो कह रहे थे टेंट वहाँ पे नहीं है, उनके पास दवाइयाँ नहीं है, वहाँ पे उनके पास जो पानी नहीं है, खुराक नहीं है, और वही सेम मसाइल जो अभी हमारे रिपोर्टर बता रहे थे तो डिस्ट्रिक्ट लिया में भी एग्जिस्ट कर रही है। डॉक्टर जावेद का कहना था कि फौरी तौर पर इन चीज़ों की ज़रूरत है, कोई बात इसको उठाए, कोई मीडिया में लेके आए, और आपको कहीं से कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। पूरे पंजाब, आधा से ज्यादा पंजाब इस पानी में डूब चुका है, बारे में बात कहीं नजर नहीं आ रही कि शुरू में जब 1-2 साल सैलाब आए तो मीडिया भी बड़ा एक्टिव हो रहा था, बड़े लोग पहुंच रहे हैं, ट्रांसमिशन चल रही हैं और एनजीओज भी इकट्ठी हो रही हैं। अभी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ना वो ये अब न्यू नॉर्मलसी बन गई। ये एक ना अब एक हम आदी भी हो गए हैं, हमने अगले साल भी हम यही कहेंगे। एक बड़ा अच्छा हुआ था, एक ये हमारे टीवी पर ही ना एक मैंने पैकेज देखा था, जुल्फकार अली का था गालिबन, कि उन्होंने ना पिछले पता नहीं पुराने अखबार निकाले और रमज़ान से पहले उन्होंने खबरें निकाली, और यूँ लगता था वो एक ही खबर है, रमज़ान आते ही कीमतें बढ़ गई, आग लग गई, और ये सारी हेडलाइन सेम होंगी हर रमज़ान में। तो ये भी मुझे वही लगता है कि इसको हमने नई नॉर्मलसी के तौर पे। और मैं फिर ये बात ऐड कर दूं पिछली स्टोरी के साथ, जब आप माशी वीराना बना दें अपने घरों को और अपने मुल्क को, तो फिर वहां पे मोहब्बत के फूल कम और फिर ये सिकंदरी ज्यादा पैदा होते हैं। चलिए तो हमें एक ब्रेक पर जाना है, और नाज़रीन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर उसके बाद कुछ आम स्टोरीज हैं जो कि कासिम साहब और रऊफ क्लासा साहब हमारे लिए लाएं, उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। क्लासा साहब ने कल एक स्टोरी डिस्कस की कायमा कमेटियों की फॉर्मेशन के हवाले से, उसी पर उनसे बात करते हैं। क्लासा साहब, आपने कुछ एतराज़ात उठाए थे और वही एतराज़ात कमोबेश हमें ऐसा लगा कि कौमी असम्बली में भी उठाए गए मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। जी समीना, कल हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी यहाँ पे ब्रेक की थी कि वो कौन सी 34 कायमा कमेटीज़ हैं जिनके मेम्बरान बनाए गए हैं, और कल उसकी रिपोर्ट कौमी असम्बली में अप्रूवल के लिए पेश होनी थी, नई कमेटीज़ बनी थी। और कुछ हमने एतराज़ात किए थे कि आपने बहुत सारे मेम्बरान जो हैं उनको फेवर किए, और न्यू कमर्स हैं। हम ये नहीं कहते कि न्यू कमर्स को मौके ना दें, ज़रूर मौके दें, लेकिन जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अब 20 में से 18 लोग अब न्यू कमर बना देंगे कि जो पहली दफ़ा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठ रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टीम मैच खेल सकेगी। अब कोई नई टीम बनाते भी हैं, नए प्लेयर्स इंडक्ट करते भी हैं। अब 11 में से 3 नए प्लेयर कर देते हैं, 4 कर देते हैं। आप 11 में से आप 9 प्लेयर अगर नए डाल देंगे, अब जूनियर टीम डाल देंगे, मिक्स एंड मैच करते होते हैं कि चलें आपको बैलेंस रख लें। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अभी भी कह रहा हूँ, ये आपकी परफॉर्म नहीं कर सकेगी जिस तरह के लोग इन्होंने डालें। अब ये इनका मुका वाला हिसाब है कि ऐसे लोग डाल दो जिनको पता ही कुछ ना हो, या वाकई इनसे कोई इनएफिशिएंसी हुई है। हमने ऐसे ये राजा जावेद अखलाक साहब जो हैं वो पहली दफ़ा एमएनए बने, 4 अहम कमेटीज़ में डाला गया है। और कल जो इतराज़ात हुए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक तो वहाँ पर सबसे पहले एमक्यूएम ने खड़े होकर इतराज़ात किया है, इसके बाद जमात इस्लामी थी, उन्होंने इतराज़ात किया है, और तहरीक इंसाफ ने इतराज़ात किए। उस लिस्ट पे जो पेश की गई, हुकूमत पर उन्होंने इल्ज़ामात लगे हैं कि आपने जो हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जमात इस्लामी का ये कहना था, और जो उसका एमक्यूएम का भी था और तहरीक इंसाफ का था, कि आपने हमारे 2-2 मेंबर कमेटीज़ में डाले, और बाज़ में तो मेंबर हमारे मौजूद ही नहीं है कमेटीज़ में। मतलब यह है कि बाज़ कमेटीज़ ऐसी बनाई गई हैं जिन पर सिर्फ पीपल्स पार्टी और नवाज लीग बैठे हुए हैं, वो और दोनों एक हुकूमत में है, दूसरे अभी हुकूमत से फारिग होकर गए हैं। तो मुझे ये बताया जाए उन कमेटी में अपोजिशन किसने करनी है? वो तो दोनों बैठे हुए हैं, ये पावर में है। तो ये बहुत बड़ा एक डेंजरस काम किया है इन्होंने, गलत काम किया है कि ऐसी कमेटीज भी बना दी गई हैं जिनमें अपोजिशन, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और एमक्यूएम तो मौजूद ही नहीं है, एक चीज। और दूसरी जो वहाँ पे और दूसरी जो चीज़ का एतराज़ किया गया है, जो उन्होंने कहा, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने एतराज़ किया कि तहरीक इंसाफ के साथ वादा किया गया था हम आपको हर कमेटी में 2-2 मेंबर देंगे, वो भी गायब हैं। ऐसे उसने कहा जमात इस्लामी, ये एमक्यूएम ने कहा कि हमारी 23 से ज़्यादा सीट्स हैं, आपने हमें यहाँ पे नुमाइंदगी कम दी हुई है, कमेटी का हिस्सा बनाया जैसा कि आपने बताया था। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने समीना, ये बड़ा, अब मुझे इस पर मिस्ट्री समझ नहीं आ रही, जो मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं मतलब मैंने इस पर ट्वीट भी किया, कुछ मैंने जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनसे भी पूछने की कोशिश की कि हजूर इमरान
इमरान खान साहब का नाम किसी कमेटी में शामिल नहीं है, क्या हुकूमत ने शामिल नहीं किया, या आप इमरान खान साहब वहाँ पे कमेटीज में बैठना नहीं चाह रहे, उनकी शान के खिलाफ है कि मैं कमेटीज में जाके बैठूं? हालांकि तमाम टॉप के लीडर्स अमीन फ़हीम साहब से लेके फ़रूख सितार साहब हूँ, महमूद खान चकजई साहब हूँ, या पीपल्स पार्टी के लोग हूँ, या इवन उनके मिनिस्टर जो हैं वो बैठे हुए हैं। कमेटीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। मैं तो समझता था इमरान खान साहब जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तो ज़रूर ही बैठेंगे ताकि गवर्नेंस सीखें, उनके सामने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आएंगे, ऑडिट आएगा, डिबेट होगी। तो इमरान खान साहब पे ये बहुत बड़ी मिस्ट्री जो है पुरसरारियत अभी तक कायम है कि इमरान खान इस कमेटी के मेंबर क्यों नहीं बने। एक चीज लास्टली सर छोटा सा असल चीज ये है, जो इतराजात तो होने चाहिए अभी भी मैं कहता हूँ, और कल कमेटी की जो रिपोर्ट थी जो हमने ये डिस्क्लोज की थी अपने प्रोग्राम में, कल कौमी असम्बली ने उसको अप्रूव करने से इनकार कर दिया कि ये इतराजात हैं पहले दूर करें, कमेटीज की फॉर्मेशन ठीक करें। लेकिन एक इतराज जो है अभी तक हमारा कायम है, और वहां पर मुझे मुका वाली सिचुएशन लग रही है कौमी असम्बली में कि कौन सा मेंबर किस कमेटी में होना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इन कमेटीज में मुझे नजर नहीं आ रहा। और 3-4 कमेटीज ऐसे हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि हुकूमत ने और ये पीपल्स पार्टी ने मिल के इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं देखी, इन्होंने पर्सनल दोस्तियां देखी हैं। अब जैसे मैंने कहा नवाब यूसुफ तालपुर जो है पीपल्स पार्टी के इंतहाई ऑनरेबल और इंटेग्रिटी वाले बंदे हैं, और उनका बहुत बड़ा अच्छा रोल रहा है पिछली कमेटीज में, उनको सिर्फ एक कमेटी में रखा गया है। और राजा खलास जो एमएनए है पहली दफा बने, क्यू लीग में थे, जनरल मुशर्रफ के साथी रहे, जल्दी आगे बढ़े। यकीनी तौर पर ये काम स्टोरी थी, कल भी इस हवाले से बात हुई और आज उसका जो रिजल्ट था वो भी हमने देखा, इसको फॉलो करते रहेंगे। काजी साहब की जाने में आऊंगी। काजी साहब आपके पास आज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी, एक बड़ी दिलचस्प बात क्लास साहब पढ़ रहा था, एक सवेरे में देखा था कुलदीप नायर का मैंने कॉलम देखा, बड़े नाराज थे वो, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि कोई 33% लोग या 1 जो लोग हैं हमारी लोकसभा और पार्लियामेंट में वो तकरीबन जराइम पेशा हैं, यही उनका कहना था। फिर साथ ही मैंने अपने पुराने कुलीग जावेद चौधरी का एक तहरीर देखी अपने सोशल मीडिया पे, उन्होंने बताया जी कि रूस का जिक्र किया कि रूस में जो है करप्शन आने से पहले या ये जो बहाल हुआ है तो 100% तालीम थी, 100% रोजगार था, इसमत फरोशी नहीं थी, बेकारी नहीं थे, और आजकल उनके जो फौजी अफसरान हैं वो मेडल लगा के वो रेड स्केयर में भीख मांग रहे होते हैं। उन्होंने फिर जिक्र किया उसका मार्कोस का, और फिर जिक्र किया उन्होंने स्वार्थों का। स्वार्थों से मुझे याद आया इंडोनेशिया में कैसे सोएकार्नो के इनकलाब को बर्बाद करने के लिए वेस्ट ने स्वार्थों को, जो जर्नैल था उसको उन्होंने फंड किया और 15 लाख लोग मार दिए। अच्छा, अब बात यह है कि जितनी और भी मिसालें हैं, बहुत सी इंडिया की मिसाल, जयललिता की मिसालें हैं जिसके घर से 25 किलो जेवरात निकले, और ये जो सारी कहानी है इसमें एक मिसिंग लिंक था जो मुझे तहरीर में नजर नहीं आया कि इन लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा था, इन लोगों को उन मुल्कों के अवाम पर मुसल्लत कौन कर रहा था, सोएकार्नो के इनकलाब को कौन बर्बाद कर रहा था, इसमें CIA का क्या रोल था। मार्कोस फिलिपीन का जो डिक्टेटर था और जिसकी अमेल्डा उसकी बीवी की जूतियां आजकल जो कुछ हजारों में से निकली थी वो आजकल पड़ी हुई हैं किसी म्यूजियम में, और ये इन सब को सपोर्ट करने वाले कौन थे। और आज भी अगर जो करप्ट रूलिंग क्लास मुसल्लत है तो उनको आलमी तौर पर सपोर्ट कहां से आती है, अगर ये सपोर्ट ना हो तो क्या वो इन आबादियों पे मुसल्लत हो सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा एक दिलचस्प लगा, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मगर साथ साथ जाते जाते मैं 2 फिगर्स और आपको दे दूं कि मैं एक इसी खबर की तलाश में देख रहा था, तो मैंने एक वेबसाइट देखी कि इंडिया में उन्होंने एक वेबसाइट पर लिखा था कि 10 रीजन नॉट टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे इन इंडिया, कि 10 रीजन ऐसी हैं कि हम क्यों नहीं करना चाहते आज़ादी। तो उसमें 4 पेश करता हूँ। एक ये कि 2 फार्मर्स डेली खुदकुशी करते हैं वहाँ पे, और एक यही कि 1/3 जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं वो जराइम पेशा हैं, 83% इंडियन जो हैं लेस देन $2 अ डे पे रहते हैं, और नरेंद्र मोदी जिसने गुजरात में इतना बड़ा कत्लेआम किया था उसे आज वेस्ट भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का कारपोरेट सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, और एक फंडामेंटलिस्ट को वो इम्पोज करना चाहते हैं। तो ये मैंने कहा आज मैं आपसे शेयर कर लूँ। अच्छा क्लासा साहब, आपकी भी एक स्टोरी है गैर कानूनी असले के हवाले से, आप भी कुछ फिगर्स आज कोट करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी वो भी आप जरा ब्रीफली उससे मिली जुली ये 2 स्टोरीज हैं। एक तो मैं उस पे असले पे आता हूँ जो ये जल्दी से काजी साहब ने भी इन्फॉर्मेशन दी, एक इन्फॉर्मेशन मैं भी देता जाऊँ। कल हम बात कर रहे थे हुकूमत को 100 दिन तो पूरे करने दें, हनीमून पीरियड इनको पूरा करने दें, अभी से हमने क्या तनकीद शुरू कर दी है। तो एक बड़ी एक इन्फॉर्मेशन है ये जो कल कौमी असम्बली में प्लेस की गई, वो इन्फॉर्मेशन कल मीडिया में ज़्यादा फोकस नहीं हो सकी। जब से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 1 जून से लेकर अब तक जो फिगर कल पेश किए हैं, चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद पेश किए हैं, वो ये कहते हैं कि इन 2 माह में या वट एवर जो पीरियड अभी गुजरा है उसमें 449 लोग मारे जा चुके हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के। पिछले 2 महीनों में 449 लोग और 1225 लोग जख्मी हुए हैं।
ये जहन में रखिएगा। और अब तक ये 1 जनवरी से लेकर 12 अगस्त तक जो टोटल इस मुल्क में धमाके हुए हैं, 358 धमाके हुए हैं, ब्लास्ट हुए हैं। और पिछले 2 महीनों में जब से हुकूमत आई है 449 लोग मारे जा चुके हैं और 1225 लोग जख्मी हैं। जस्ट मैंने कहा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे। जब हम बात करते हैं कि हुकूमतों को हनीमून ये इनको पीरियड मिलना चाहिए, मेरा ख्याल है जब मुल्क इतनी बड़ी दहशत गर्दी का शिकार हो, कोई हनीमून पीरियड नहीं होता। हमारे दोस्त अनवर बेग साहब कहते होते हैं, बात कहते हैं नहीं, वो ये कहते होते हैं कि तीसरी दफा शादी की, वो अनवर बेग साहब कहते होते हैं कि तीसरी दफा शादी का हनीमून नहीं होता। ये तीसरी दफा हुकूमत में आए हुए हैं, इसलिए तीसरी दफा का कोई हनीमून नहीं होता, इसलिए डिलीवर करने वाली बात है। कैसे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था एक गुजरात से एक और जुल्म की दास्तान, अगर हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हूं कि किस तरह एक औरत जो है उसको उस पर ज्यादती हुई और उसके जो मुलजिमान हैं उनको पुलिस आगे पेश नहीं कर रही, और जो है वो क्यों बताया जाता है कि जिस पे ज्यादती हुई है क्योंकि वो एक बड़े बताया जा रहा है कि इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हुई है ये खातून, और ये भी कि चालान भी अब पेश नहीं किया जा रहा है अदालत में। जिस तरह से एक रिवायती बेहिसी का मुजाहरा किया जाता है, बेहिसी नहीं है, बेहिसी नहीं है क्योंकि उनके तबके के लोग हैं, पुलिस के साथ बैठने वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, ये बताया जा रहा है। अगर हमें देखते हैं हमारे साथ अभी हमारे साथ नुमाइंदे तो नहीं है, लेकिन ये कि इस हवाले से ये स्टोरी हम जरूर शामिल करना चाह रहे थे। अगर मैं थोड़ी सी उसमें वो दे दूं, अगर फिगर दे दूं कि वो जो मैं असले की बात कर रहा था कि इस मुल्क में गैर कानूनी असले की क्या हालत हो चुकी है। पंजाब का फिगर आए हैं, रिपोर्ट है कि पंजाब में जनवरी से जून तक, ये 2013 के 6 महीनों की बात कर रहा हूँ, 23,000 वहाँ पे इलीगल लाइसेंस के मुकदमे दर्ज हुए हैं, 23,000। और क्लाशन कोफे मिली हैं बरामद, 527 क्लाशन कोफे हैं। राइफलें मिली हैं आपको 1753 है, बंदूकें 35,000, पिस्तौल 17,000, या कारबीन ये 1400, ग्रेनेड वो बरामद हुए हैं, वो तकरीबन आपके बनते 5700, कारतूस ये लाखों में हैं, ये तकरीबन 3,50,000 कारतूस बरामद हुए। पंजाब का बता रहा हूँ, ये वो एक्टिविटी 23,000 बंदे जो हैं इलीगल वेपन्स लेके चल रहे हैं पंजाब में, जिनको ट्रेस किया गया है। तो ये भी गैर कानूनी असला सिर्फ ये 6 महीनों की है। समीना ये 6 महीनों की कार्रवाई बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके 23,000 इलीगल लोगों को उनके खिलाफ मुकदमात हुए हैं और तकरीबन सबकी जमानतें भी हो जाएंगी। और मेरा ख्याल दोबारा वेपन लेके उठ के ये सोसाइटी को ओवरऑल कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। चौधरी निसार अली खान साहब जो पॉलिसी बना रहे हैं, कोई फोकस्ड होकर बनाए, पहले गैर कानूनी असला बरामद करवाएं, लोगों को डिसआर्म करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उसके बाद ये कुछ आपका मुआशरा ठीक हो सकता है। अब ये बताए 23,000 केसेस 6 महीनों में इलीगल हैं और क्लाशन कोफों की तादाद है कि 527 क्लाशन कोफ हैं, 1700 से ज्यादा राइफलें बरामद हो रही है। लगता है इस मुल्क में हर बंदे के पास राइफल है, गन है, तौर पर ये बड़ी हैरत अंगेज इंकशाफात हैं जो आपने किए हैं, बड़े हैरत अंगेज फिगर हैं। एक जो आज लाइट नोट पे मैं चाह रही थी कि हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो, क्योंकि बिल्कुल वक्त कम रह चुका है। नुसरत फतेह अली खान बहुत बड़े मौसीकार और सिंगर, 16 बरस हो गए उन्हें दुनिया से गए हुए, आज उनकी बरसी है। मैं चाहूंगी कि एक आध लाइन में आप उनको खिराज तहसीन पेश करें, उसके बाद नाज़रीन के लिए हम उनका एक बड़ा अच्छा सा इंट्रोडक्शन करवाया। गायक भी थे, मौसीकार बहुत बड़े थे, दोनों जो बनाते थे। और मुझे भी जाती एक दफा न्याजमंदी उनसे मिल, और खुद मेहदी हसन के बहुत बड़े फैन थे। ये ताहिर सरवर मीर साहब मुझे बता रहे थे जब उनसे मुलाकात हुई तो 3 दफा उन्होंने कहा कि जिस तरह मेहदी हसन खान का सुर बोला है दुनिया में किसी का नहीं बोला। तो ताहिर मीर कहने लगे कि भाई आपने 3 दफा ये बात लिखवा दी है। तो एक तो ये, और खुद एक बड़े यानी मगर ये कि उनका बड़ा नाम था। मैंने लास वेगस में एक स्ट्रिप पे चल रहा, जिसे स्ट्रिप कहते हैं, तो मैंने खान साहब की आवाज सुनी अमेरिका में। तो मैं उस दुकान में चला गया, एक कॉफी शॉप थी, तो वहाँ एक गाना लगा हुआ। तो मैंने उस गोरे से पूछा कि हुजूर ये आपने क्या लगा रखा है? तो उन्होंने कहा जी ये एक कैसेट रिलीज हुई है जिसमें दुनिया के 5-10 बड़े लोग हैं, तो उसमें से ये लगा हुआ है। तो मैं देखा कि उन्होंने कितना क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यकीनन ऐसे ही फनकार हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और यही लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा हर जगह पर रिप्रेजेंट करते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को फिलहाल यहीं समेटते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते नुसरत फतेह अली खान का एक अच्छा सा सॉन्ग आपके लिए। अपने